हेलो दोस्तों, इस पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 9th के चैप्टर 11th को पढ़ेंगे, जिसका नाम ध्वनि है। इसका नाम जो है वो इंग्लिश में साउंड है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार को बनाने के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसे आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, उसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे बहुत सारे सवालों को आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप बहुत सारे सवालों का मैं कोशिश करता हूं कि वहां पर मैं आपके जवाब दे सकूं। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर अगर आगे बढ़ें तो ये चैप्टर 11 है, और साथ ही साथ इसका नाम ध्वनि साउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये चैप्टर है। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बारे में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्वनि का संचरण दिया हुआ है कि ध्वनि क्या है, का संचरण कैसे होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती कैसे है, ये किस रूप में जाती है, तो उसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अब बात यहां पर आती है कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती कैसे है, ठीक है, मूव कैसे करती है, उसे समझने से पहले ध्वनि को समझना पड़ेगा कि ध्वनि है क्या। तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ध्वनि आखिर है क्या। तो असल में ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। क्या है? तरंग है। तो तरंग तो आप तो जानते ही हैं। तो ध्वनि एक प्रकार की तरंग है। अब कुछ तरंगे इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए, जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी बिना माध्यम के ये नहीं चल सकती। अब पूछेंगे भाई सर माध्यम क्या होता है? तो भाई माध्यम का मतलब ये होता है कि जैसे कि द्रव हो गया, गैस हो गया, ठोस हो गया, यानी कि ऐसी तरंगे जो द्रव, गैस, ठोस, यानी इसे ही माध्यम कहते हैं। द्रव, गैस या ठोस, इसी को माध्यम कहते हैं। तो कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो माध्यम में ही चल सकती हैं, उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो द्रव में चल सकती हैं, तो वो गैस में चल सकती हैं, तो ठोस में चल सकती हैं। इसके अलावा वो निर्वात, जहां पर ये द्रव नहीं, जहां पर ये माध्यम नहीं पाया जाएगा, वहां पर नहीं चल सकती हैं। तो ऐसी तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी तरंगों को हम लोग नाम देते हैं यांत्रिक तरंगे। क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे। तो तरंग एक ऐसी प्रकार की होती है जिसको चलने के लिए, जिसके संचरण के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ऐसी तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। माध्यम की जरूरत के हिसाब से इन तरंगों को अगर हम विभाजित करें तो ऐसी तरंग, फिर से समझ लीजिए, ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए, जिसके विचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, द्रव, गैस, ठोस की आवश्यकता होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। कुछ तरंगें ऐसी भी होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो माध्यम में नहीं चल सकती हैं, वो निर्वात में ही माध्यम की जरूरत उनको नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल सकती हैं, ठीक है। यानी जहां पर ठोस, द्रव, गैस जैसा कुछ ना पाया जाए, वहां पर भी ये एक जगह से दूसरी जगह संचरित हो जाती हैं। तो ऐसी जो तरंगे होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो माध्यम की इनको जरूरत नहीं है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। तो ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो अगर सर यांत्रिक तरंगों का अगर हम उदाहरण देखें, यांत्रिक तरंगों का अगर हम उदाहरण देखें तो क्या उदाहरण हो सकता है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो ध्वनि तरंगे हैं। तो यांत्रिक तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है उनके संचरण के लिए, उसका बेहतरीन उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का अगर उदाहरण देखा जाए तो आप लोगों ने एक्सरे का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने रेडियो तरंगों के बारे में सुना होगा, ठीक है, रेडियो तरंगों के बारे में सुना होगा। ये भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो एक्सरे है, रेडियो तरंगे हैं, गामा तरंगे हैं, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। अब बात आती है कि सर ये जो यांत्रिक तरंगे हैं, जैसे ध्वनि, अब एक बात तो बिल्कुल बात आपको क्लियर हो गई कि ये जो ध्वनि है ये यांत्रिक तरंग है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि ध्वनि क्या है? एक तरीके की तरंग है, वो भी कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग का क्या मतलब है? कि जिसको चलने के लिए, जिसके संचरण के लिए हमेशा जो है एक माध्यम की आवश्यकता
आवश्यकता होती ही है। तो यही बात बिल्कुल क्लियर हो गई, यही बात यहां पर एनसीईआरटी ने यहां पर आपको बताई है कि ध्वनि का संचरण द्रव्य या पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। इसी में ये चलती हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती हैं। तरंग एक विक्षोभ है, ठीक है। तरंग एक विक्षोभ उत्पन्न करती है जो किसी माध्यम से होकर गति करती है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं, ठीक है, गति उत्पन्न करते हैं। तो यही बात मैंने आप लोगों को बता दी। मुझे लगता है पूरी तरीके से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ध्वनि तरंग क्या होती है और ये ध्वनि क्या है। ध्वनि एक तरंग है जो कि माध्यम में उत्पन्न होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान ये संचरण करती है माध्यम के द्वारा, ठीक है। अब बात यहां पर आ जाती है कि ध्वनि के संचरण के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि के संचरण के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है वो वायु होती है, ठीक है। सबसे सामान्य माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम नहीं कह सकते हैं, सबसे सामान्य माध्यम कह सकते हैं। जो सामान्यता जो है वो ध्वनि कहां पर उत्पन्न होती हुई दिखाई पड़ती है। हम मेरी बातें जो है आपके कानों तक कैसे पहुंच पा रही हैं, तो वो वायु द्वारा हो रही है। तो सबसे सामान्य माध्यम है, सबसे अच्छा नहीं, सबसे सामान्य माध्यम जो ध्वनि के संचरण के लिए है वो कौन सा है, वायु है, ठीक है, वायु है। अब जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान चलती है, ठीक है, ध्वनि की तरंगे जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती हैं, तो जैसे मान लीजिए माध्यम में चल रही हैं और ये मान लीजिए कि ये एयर एक माध्यम है, एक वायु माध्यम है, तो ये माध्यम है, मान लीजिए वायु के कण है, ये आप देख रहे हैं इसमें, ये वायु के कण है, ठीक है। तो जब यहां पर हमने क्या किया, ध्वनि तरंगे उत्पन्न करी, ठीक है, किसी भी सोर्स के द्वारा, किसी भी स्रोत के द्वारा जब ध्वनि तरंगे यहां पर उत्पन्न करी, तो ध्वनि तरंगे जब उत्पन्न हुई तो ध्वनि तरंगों की जो ऊर्जा है उसने क्या किया, जब ध्वनि तरंगों की ऊर्जा ने क्या किया कि जो भी माध्यम के कण थे उनको कुछ जगहों पर करीब करीब ला दिया, यानी कि उनका घनत्व तो बढ़ा दिया, और कुछ जगहों पर इन तरंग ये जो माध्यम के कण हैं वो दूर दूर हो गए, यानी कि यहां पर ये विरल हो गए, यहां पर सघन हो गए, फिर यहां पर विरल हो गए। मतलब क्या है, फिर से समझ लीजिए कि जब ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं तो मान लीजिए वायु में उत्पन्न हो रही हैं, वायु जैसे माध्यम में उत्पन्न हो रही हैं, तो ये वायु में मौजूद वायु के कणों को कुछ जगह पर क्या कर देती हैं, उनको सघन बना देती हैं, और कुछ जगहों पर वायु के कणों को क्या कर देती हैं, विरल कर देती हैं, यानी दूर दूर कर देती हैं। कुछ जगहों पर सघन कर देती हैं, कुछ जगहों पर विरल कर देती हैं। तो ऐसी जगहों को जहां पर सघनता, जो आपका मीडियम है, जो माध्यम के कण जहां पर सघन हो जाते हैं, उस जगह को कंप्रेशन कहा जाता है या संपीडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्रेशन या संपीडन कहा जाता है। और जहां जहां पर वायु या माध्यम के कण जो हो जाते हैं वो विरल हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, उस जगहों को, उन स्थानों को हम लोग क्या बोलते हैं, विरलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विरलन। तो मतलब यह है कि अगर ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वायु जो माध्यम होती है उनके कणों में कुछ जगह पर सघनता उत्पन्न कर देता है। उन एरियाज को क्या कहा जाता है, उन क्षेत्रों को कहा जाता है संपीडन। और जो क्षेत्र जो है वो जहां पर वायु के कण, माध्यम के कण विरल अवस्था में पाए जाते हैं, उन जगहों को कहा जाता है विरलन। तो यहां पर संपीडन, यहां पर विरलन, यहां पर संपीडन, यहां पर विरलन हो जाता है। तो इस तरीके से संपीडन और विरलन के साथ ये जो ध्वनि होता है, एक ध्वनि होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित होती है। तो ये बात यहीं पर कही गई है एनसीईआरटी में। इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र को संपीडन कहते हैं। यह संपीडन कंपनवान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपनवान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि संपीडन क्या होता है और विरलन क्या होता है। तो इसमें माध्यम के कण जहां पर सघन हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर जो है वो सघन हो जाते हैं, वहां पर कंप्रेशन कहलाता है, और जहां पर विरल हो जाते हैं उस जगह को विरलन कहते हैं। तो संपीडन और विरलन, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ध्वनि का जो संचरण हो रहा है वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ध्वनि तरंगे जो है वो घनत्व यानी माध्यम के कणों के घनत्व में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती हैं। यही बात यहां पर एनसीईआरटी बोल रही है। कुछ जगहों पर ये कंप्रेस कर देती हैं, पास पास आ जाते हैं माध्यम के कण, कुछ जगहों पर ये माध्यम के कण दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर लिखा हुआ है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो मैकेनिकल होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं। आपने ये बताया था सर, ये तो कह रहे हैं अनुदैर्ध्य
तरंग, तो समझिए इस बात को और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो जो यांत्रिक तरंगे, या याद रखिएगा कि जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं, ठीक है, जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। लेकिन यांत्रिक तरंगे भी फिर दो प्रकार की हो जाती हैं, ठीक है। ध्वनि दो प्रकार की हो जाती हैं, एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे, और दूसरी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यांत्रिक तरंगों को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, यहां पर हम लोगों ने क्या डिवाइड किया था, यांत्रिक तरंगों हमने क्या किया था कि तरंगों को दो में विभाजित किया था, एक यांत्रिक और एक इसमें किया था विद्युत चुंबकीय तरंगों में किया था। अब ये जो यांत्रिक तरंग हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है संचरण के लिए, वो दो प्रकार की होती हैं, एक अनुदैर्ध्य होती है और दूसरी अनुप्रस्थ होती है। अब ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं उनको समझ लेते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगों को जरा समझने की कोशिश करें। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या मामला क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से समझिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग का मामला यह हो जाता है कि इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही क्या करते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि तरंग चल रही है, अब तरंग के चलने की दिशा इधर की तरफ है, ठीक है। तो यहां पर हम एक उदाहरण से देख सकते हैं कि मान लीजिए एक आपने वो ले लिया, ये जो स्लिंकी जिसे हम लोग नाम देते हैं, ठीक है, स्लिंकी जिसे कहते हैं या फिर इसे हम लोग स्प्रिंग कहते हैं। तो अगर एक स्लिंकी को हमने लिया और स्लिंकी को खींचा और खींचने के बाद छोड़ दिया तो स्लिंकी क्या होती है, आपने कभी जीवन में देखा है, इस तरह से किया है, जरूर किया होगा। तो जैसे आपने स्लिंकी को खींचा और एक बार की छोड़ दिया तो स्लिंकी अपनी जगह पर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। तो तरंग के चलने की दिशा यह है और यह मान लीजिए कि माध्यम है, तो स्लिंकी क्या हो रही है, ये माध्यम जो स्लिंकी एक माध्यम है वो अपने, ठीक है, अपने आगे पीछे मूव कर रही है। तो इसमें क्या होता है, माध्यम के कण ध्वनि के तरंग के चलने की दिशा में ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं, ऐसे 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 कंपन करते हैं। और जब ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, तो कुछ जगह पर वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ जगह पे स्लिंकी की जो वो होती हैं, जो घेरे होते हैं वो करीब करीब हो जाते हैं, कुछ जगह पर दूर दूर हो जाते हैं, कुछ जगह पर करीब करीब हो जाते हैं, कुछ जगह पर दूर दूर हो जाते हैं। जहां पर ये माध्यम के कण करीब करीब हो जाते हैं उन जगह को, जैसे मैंने पहले बताया, संपीडन कहते हैं, और जहां पर दूर दूर हो जाते हैं उस जगह को रेयरफैक्शन या विरलन के नाम से जानते हैं। संपीडन, ये C फॉर कंप्रेशन होता है, R फॉर रेयरफैक्शन होता है, ठीक है। तो ये संपीडन की जगह हो गई, ये रेयरफैक्शन, यानी कि ये संपीडन और ये विरलन, संपीडन विरलन संपीडन विरलन, और इसी तरीके से जो वेव है वो मूव करती है। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्या है, ध्वनि तरंगे कैसी हैं, एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो हमेशा तरंग के चलने की दिशा में ही क्या करते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं, जिससे कुछ जगह पर संपीडन उत्पन्न हो जाता है, कुछ जगह पर विरलन उत्पन्न हो जाता है। तो ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। याद रखिएगा, इसमें जो तरंगे होते हैं वो संपीडन और विरलन के माध्यम में संपीडन और विरलन के तरह से मूव करती हैं, एक जगह स्थान से दूसरे स्थान मूव करती हैं, ठीक है। तो यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो सर ध्वनि तरंगे, एक बात स्पष्ट हो गई कि ध्वनि तरंगे क्या है, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं, और यांत्रिक तरंगों में कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यह बात स्पष्ट हो गई। तो हम लोगों तक जो ये आवाज पहुंच पा रही है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में हमारे कानों तक पहुंच पा रही है, ठीक है। अब यहां पे ये बात, वही बात यहां पे स्पष्ट की है कि ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में समानांतर होता है, ठीक है, समानांतर होता है, आगे पीछे होता है। चलिए अब बात होती है कि सर तो जो अनुप्रस्थ तरंग होती है उसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है उसको भी यहां पर चलते चलते सीख लीजिए। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि हमेशा जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा में नहीं कंपन करते, बल्कि तरंग के चलने की दिशा के हमेशा लंबवत कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, ठीक है। तरंग के चलने की दिशा ये है और ये कंपन करेंगे ऊपर नीचे लंबवत, ठीक है, लंबवत कंपन करते हैं। तो ऐसी तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इसमें एक जगह पे श्रृंग होता है, एक जगह पे गर्त कहा जाता है, श्रृंग गर्त के रूप में ये आगे बढ़ती है। यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नहीं होता है, संपीडन और विरलन नहीं होता है, यहाँ
पर श्रृंग और गर्त बनते हैं, श्रृंग गर्त करते हुए ये आगे बढ़ती हैं। तो इस तरीके की जो तरंगें होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे। तो सर अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण क्या हो गया? जैसे एक ठहरा हुआ पानी है, वहां पर आपने कंकड़ फेंक दिया, तो जो लहरें उत्पन्न होती हैं पानी में वो क्या हो गई? एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो सकती है, ठीक है। या फिर एक रस्सी को एक कोने से बांध दिया, ठीक है, एक सिरे से बांध दिया और ऐसे झटका दिया, तो जो लहर जैसी लहर उत्पन्न हो रही है वो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। इसमें जो है तरंग के चलने की दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं और यहां पर जो है माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसका उदाहरण भी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया और बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसे में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। तो वही बात मैंने यहां पर बताई, वही चीज यहां पर दिख रही है, ठीक है। यहीं पर बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब बात यहां पर होती है कि संपीडन और विरलन क्या होता है, यहां पर बताया गया है। तो वो संपीडन विरलन आपको क्लियर है, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया, दोबारा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ कह सकते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। किसके बारे में? इस तरंग के बारे में, यानी ध्वनि के बारे में आपको कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। पहला जो टर्म यहां पर बताया गया है वो है आपका जो पहला टर्म यहां पे बताया गया वो तरंग दैर्ध्य कहा गया कि भाई तरंग दैर्ध्य क्या होती है, किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो याद रखिएगा कि दो संपीडन, ठीक है, दो संपीडन या दो विरलन, ठीक है, इनके बीच की ये जो दूरी होती है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल भाषा में, बिल्कुल सामान्य भाषा में क्या मैंने बताया? दो संपीडन या दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो ये दूरी होती है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ध्वनि तरंगों की बात की जाए तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो यहां पे है दो क्रमागत संपीडनों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। अब दूरी है तो इसका मात्रक क्या हो? दूरी किसमें नापी जाती है? मीटर में। तो याद रखिएगा इसका जो एसआई मात्रक होगा वो मीटर होगा। तो यहीं पर बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई और बिल्कुल याद हो गई, ठीक है। कभी जिंदगी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ध्वनि तरंगों की बात की जाए तो दो क्रमागत संपीडनों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम लोग तरंग दैर्ध्य कहेंगे। इसको किससे निरूपित करते हैं? इसे लैम्डा से, ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है, ठीक है। तो भैया तरंग दैर्ध्य आपको क्लियर हो गया कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है। अब दूसरा जो टर्म आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। सर आवृत्ति क्या होती है? तो मान लीजिए एक टाइम पीरियड आपको दे दिया जाए, 1 सेकंड का मान लीजिए ये समय है। अब इस 1 सेकंड के समय में जितनी ज्यादा वेव, जितनी ज्यादा तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। मान लीजिए कि 50 तरंगे 1 सेकंड, ये मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम है, तो इस 1 सेकंड के टाइम में 50 तरंगें उत्पन्न हुई, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति 50 हो गई, ठीक है। इसकी आवृत्ति कितनी हो गई? 50 हो गई, ठीक है, 50 हो गई। अब इसको निरूपित किससे करते हैं? इसको हर्ट्ज से, यानी इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो हम कह देंगे अगर मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 50 तरंगें उत्पन्न हुई, ठीक है, तो हम उसे कह सकते हैं कि इसकी जो आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज है। क्या है? 50 हर्ट्ज है। तो भाई सिंपल सी बात है, आवृत्ति आपको समझ में आ गया। से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित हुई है, यानी एक पर्टिकुलर 1 सेकंड में जितनी बार घटित होती है या एक पर्टिकुलर समय में जितनी बार घटित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आवृत्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, आवृत्ति के नाम से जानते हैं। तो आवृत्ति भी आपको मुझे लगता है स्पष्ट हो गई होगी। अब आवृत्ति के बारे में अगर यहां पे बात की जाए तो आवृत्ति को हम ग्रीक अक्षर न्यू से निरूपित करते हैं। ये न्यू है, न्यू से निरूपित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। तो कभी भी आप किसी भी आवृत्ति को लिखेंगे तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे? हर्ट्ज लिखेंगे। एक पर्टिकुलर समय में, एक समय में जितनी ज्यादा तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे हम लोग उसकी आवृत्ति बोलते हैं। बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। अब बात होती है कि आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल, ठीक है, आवर्त काल क्या होता है? ठीक है, आवर्त काल यानी कि इसमें आपको बात समझ में आ रही है कि एक वेव यानी एक तरंग बनने में, ठीक है, जितना वक्त लगता है उसे ही हम उसका आवर्त काल कहते हैं। यानी दो क्रमागत संपीडन होने में या दो क्रमागत विरलन होने में जितना
जितना समय लगेगा, ठीक है, एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न तक और एक विरलन से या फिर एक विरलन से दूसरे विरलन तक होने में जितना समय लगेगा, यानी एक तरंग बनने में जितना समय लगेगा, सामान्य भाषा में बोलूं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त काल कहते हैं। तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहलाता है, यानी एक आवर्त करने में, एक तरंग बनने में, एक तरंग जो है क्रिएट होने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल स्पष्ट हो गया। अब काल है, समय है, तो ये टाइम है, और अगर ये इसे किससे निरूपित करते हैं, टी अक्षर से, ठीक है, निरूपित करते हैं। और इसका इसाई मात्रक आपको पता है, समय हम किस में नापते हैं, इसका इसाई मात्रक क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। तो इसका इसाई मात्रक क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। तो आपको आवर्तकाल भी समझ में आ गया, तो तरंग दैर्घ्य समझ में आ गया, आवृत्ति समझ में आ गई, साथ ही साथ आपको आवर्तकाल भी समझ में आ गया, ठीक है। और इसके संबंध को, आवर्तकाल के बीच आवृत्ति तथा आवर्तकाल के संबंध को हम लोग इस फॉर्मूले से निरूपित करते हैं, न्यू अपॉन 1/t, ठीक है, इससे निरूपित करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, इसको इस तरीके से निरूपित करते हैं, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच में संबंध को इस तरह से निरूपित करते हैं, ठीक है। अब सीधी सी बात है और आगे बढ़ते हैं और बातों को, चीजों को स्पष्ट किया जाए। तो अब यहां पर एक और टर्म दिया हुआ है, उसे तारत्व कहा जाता है। तारत्व क्या होता है, तो याद रखिएगा, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। तो कोई भी अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, वो किसी भी आवृत्ति की हो सकती है, ठीक है, वो कम आवृत्ति की हो सकती है, ज्यादा आवृत्ति की होती है, उसे मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे उसका तारत्व कहा जाता है, ठीक है। तो मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। तो जितनी शीघ्रता से कंपन होगा किसी भी चीज का, ये ठीक है, जितनी तेजी से वेव बनेंगी, ठीक है, उनकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इस प्रकार जिस तरह ध्वनि का तारत्व कम होता है, उसकी आवृत्ति भी कम हो जाती है। मतलब तारत्व और जो आवृत्ति होती है वो लगभग कह सकते हैं कि मतलब समान तरीके से उनको माना जा सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ज्यादा तारत्व होगा, जितनी कम आवृत्ति होगी उतना कम तारत्व होगा, ठीक है, तारत्व होगा। तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है। तो पता ही है आपको, जितनी जल्दी 1 सेकंड में जितनी वेव्स क्रिएट हो जाएंगी वही आवृत्ति होगी, ठीक है, वो आवृत्ति होगी और अधिक होती है, और उसका तारत्व भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इस प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। तो यहां पर यह बात आपको स्पष्ट हो गई। अब एक चीज और आप देखिएगा, ठीक है, एक और चीज और देखिएगा, एक टर्म, और वो टर्म क्या है, आयाम, ठीक है, एक टर्म क्या हो गया, आयाम हो गया। अब आयाम क्या होता है, तो मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है, यहां पे हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण दिया है। तो मान लीजिए कि ये तरंग उत्पन्न हो रही है और ये एक बहुत ऊंचाई, मतलब अपने मध्यमान स्थिति से, ये मध्यमान स्थिति है, तो इस मध्यमान स्थिति से जितना ऊंचाई पर इस माध्यम का कण पहुंच जाएगा, किसी भी तरंग में जितना ज्यादा ऊंचाई पर, ठीक है, जितना ज्यादा ये ऊंचाई पर अपने मध्य स्थिति से ये माध्यम का कण ऊपर पहुंच जाएगा या नीचे पहुंच जाएगा, जितना ऊपर पहुंच जाएगा, जितना नीचे पहुंच जाएगा, ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका आयाम कहलाता है। और अगर यही अनुदैर्ध्य तरंग की बात की जाएगा तो संपीड़न, ठीक है, जितनी दूरी तक संपीड़न होगा या जितनी दूरी तक विरलन होगा, ठीक है, विरलन होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। यानी इस वेव में जितना श्रृंग, और ये श्रृंग बन रहा है तो जितनी ऊंचाई तक ये श्रृंग पहुंच जाता है, फिर या जितनी ऊंचाई तक गर्त बनता है, जितनी ऊंचाई तक श्रृंग, जितना गर्त, तो एग्जैक्टली ये जो दूरी होती है इसके मध्य स्थिति से, ये इसकी आयाम कहलाती है। उसी तरीके से जितना जो है वो आपका संपीड़न में जितना दूरी तय करेगा या विरलन बनने में जितनी दूरी का विरलन होगा, जितनी दूरी का संपीड़न होगा, वो उसका आयाम कहलाता है। तो ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता
प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध होती है। ठीक है, तो यहां पर मतलब यहां पर सीधी सी बात इन्होंने ये बताई है कि जो मृदु ध्वनि होती है, सॉफ्ट जो वॉइस होती है, सॉफ्ट जो साउंड होता है, उसका आयाम कम होता है। ठीक है, उसका आयाम कम होता है, छोटा आयाम होता है। देखिए ये मृदु ध्वनि है तो इसका आयाम कम है, ये दूरी कम तय कर रहा है। ठीक है, ये कम कर रहा है, देखिए ये कम कर रहा है। और ये जो प्रबल ध्वनि है तो प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। प्रबल ध्वनि कंपैरेटिवली इससे ज्यादा दूरी को तय कर रही है, इसके जो माध्यम के कण है वो ज्यादा ऊंचाई को तय कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रबल ध्वनि, ठीक है, प्रबल ध्वनि जो होगी उसका आयाम ज्यादा होगा और साथ ही साथ यानी उसके माध्यम के कण ज्यादा ऊंचाई को गेन करेंगे, ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचेंगे। और मतलब अगर इस उदाहरण से अगर देखा जाए तो उस पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मृदु ध्वनि होगी तो उसका आयाम कम होगा। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए यहां पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब होता है तरंग का वेग। ठीक है, वेग की बात की गई है। तो भाई तरंग किसी बिंदु से जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। वेग की भी यही डेफिनेशन होती है। ठीक है, यही परिभाषा होती है। तो भाई एक तरंग किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, मतलब एक संपीड़न या एक विरलन जो है वो जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय में जितनी दूरी तय करता है एक वेव, एक तरंग जो जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका वेग बोलते हैं। तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी एक पर्टिकुलर समय में, एक एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी तरंग वेग कहलाता है। तो तरंग की किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में, एक समय में एक तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। और वेग को हम दूरी बटे समय से निकालते हैं। तो दूरी जो होती है वो आपके लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य से, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य को अगर हम यहां पे रख दें और समय को t से रख दें तो इस तरीके का कुछ फॉर्मूला निकल कर आता है जो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसको देख लीजिए। तो वेग निकालने के लिए तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति कर दी जाती है। तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति, इस फॉर्मूले से वेग, आप किसी भी तरंग का वेग निकाल सकते हैं, तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति से कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा। अब बात होती है कि सर, तो ये वेग भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। वेग आपको वही सिंपल सा वेग वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, लेकिन इसका अगर तरंग का वेग निकालना है तो आप इसको इस तरह से भी सारे फॉर्मूले को कन्वर्ट करके तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति अगर कर देंगे तब भी तरंग का वेव निकल आएगा। इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, निकालने को कहीं नहीं आएगा, बस आपकी समझ होनी चाहिए कि भाई तरंग का वेग क्या होता है, वो मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है। ठीक है, तो भैया देखिए हमेशा याद रखिएगा जो सामान्य जो ध्वनि चलती है वो चलती है हमारे इसमें ध्वनि कहाँ चलती है, हमारे एयर में चलती है, यानी कि हमारे ये वायु में चलती है। तो वायु में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बात की जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड। कई जगहों पर 332 भी लिखा रहता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पर एनसीईआरटी 331 दे रखी है और जगहों पर 332 दिया रहता है। तो हमेशा याद रखिएगा ध्वनि की जो चाल होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। और हमेशा याद रखिएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, जो चाल जो है वो भी चाल भी बढ़ जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो अगर इस तरीके से माना जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की चाल होती है वो 344 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो हम लोगों का अमूमन रूम टेम्परेचर माना जाता है। तो रूम टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस मान लें तो ध्वनि की चाल लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 0.6 मीटर प्रति सेकंड पर डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान आप बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाती है। अब अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं कि वायु में जो है वही सब जगह हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे कि ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा होती है। तो ठोस में एल्युमिनियम में होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड, निकल में होती है 6040 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से द्रव की बात की जाए तो जल, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकंड। अगर आशुद्ध जल है,
ठीक है, तो 1498 मीटर प्रति सेकंड। गैस की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन में है 1284 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम में है 965 मीटर प्रति सेकंड। तो ये पूरी लिस्ट आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, एक बार कर लीजिएगा। इतनी बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए, इतनी बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है वो ठोस माध्यम में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है ये ध्वनि की चाल, ठीक है। और ये 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ध्वनि की चाल यहां पर बताई गई है, ठीक है, क्योंकि तापमान बहुत जरूरी है, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब बात यहां पर की जा रही है प्रतिध्वनि के बारे में। प्रतिध्वनि यानी कि आपका जैसे एक तरीके से कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि आपका जो है वो परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन की बात यहां पर की जाए तो ध्वनि जो है एक ऊर्जा है जो एक पर्टिकुलर चीज से टकरा कर वापस भी आती है, ठीक है, वापस भी आती है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, तो अब मान लीजिए कि कहीं पर ध्वनि उत्पन्न की गई, तो ध्वनि उत्पन्न की गई और ध्वनि जो है वो उस जगह से टकराई, किसी भी मान लीजिए दीवार है, पहाड़ है, कोई चीज है, उससे टकराई और टकरा कर वापस आई, ठीक है, वापस आई। तो ये जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है यानी कि ध्वनि का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, ध्वनि का परावर्तन हो रहा है, उसका सबसे बेहतर उदाहरण होता है प्रतिध्वनि, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इको कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इको, ठीक है, तो इसे प्रतिध्वनि या इको कहा जाता है। तो आपने मान लीजिए यहां से चिल्लाया, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, एक पहाड़ पर आप खड़े हैं, ठीक है, पहाड़ पर, ये पहाड़ है और ये पहाड़ है मान लीजिए, तो इस पहाड़ के सामने खड़े हैं और आपने यहां से चिल्लाया प्रिया, ठीक है, क्या चिल्लाया, प्रिया। तो जैसे आपने यहां पर प्रिया चिल्लाया, ये जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ये ध्वनि ऊर्जा जो है गई और इस पहाड़ से टकराई और टकराकर वापस थोड़ी देर के बाद यही आवाज आपको फिर से सुनाई देगी, प्रिया प्रिया प्रिया, इस तरह से आवाज आपको सुनाई देगी। तो ये क्या कहलाता है, इको कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाती है। आप सोचेंगे आप प्रिया का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, तो एग्जैक्टली प्रिया से मतलब मेरे जीवन से कोई प्रिया का संबंध नहीं है। एक फिल्म थी बहुत पुरानी, मैंने देख रखी थी, उसमें गाने में गाता हुआ कि वो जाता है, पता नहीं कौन से हीरो थे वो, तो वो गाने जाते हो तो वो गाड़ी से चलते चलते वो प्रिया प्रिया की आवाज करते हैं और प्रिया की जो है आवाज जो है पहाड़ों में गूंजती है। तो वो मैंने सुनाई, तो वही मेरे दिमाग में फीड है, तो वही मैंने यहाँ पे नाम ले लिया। तो बात यहाँ पर यह हो गई कि प्रिया, तो जब आपने प्रिया कहा, प्रिया ये ध्वनि तरंगे आपके मुंह से निकली, गई, पहाड़ से टकराई, वापस आई और आपके कानों को थोड़ी देर के बाद वही प्रिया वाली आवाज जो है, आपकी ही आवाज रिफ्लेक्ट होकर आपके कानों तक पहुंचती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं या इसे इको कहते हैं। अब बात यहां पर यह हो जाती है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो 0.1 सेकेंड, कम से कम 0.1 सेकेंड एक आवाज को दूसरी आवाज के बीच में पहचान करने के लिए, एक आवाज और दूसरी आवाज के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का वक्त जरूर लगना चाहिए। मतलब इसका मतलब यह समझ लीजिए कि मान लीजिए मुझे दो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, ठीक है, दो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, ठीक है, दो आवाजें मेरे कानों तक पहुंच रही हैं, तो हमारा मस्तिष्क, कानों तक आवाजें तो पहुंच गई, लेकिन हमारे ब्रेन को इंटरप्रिटेट करने का काम होता है, यानी वो आवाज है क्या, वो आवाज क्या कह रही है, उस आवाज का क्या मतलब है, ये कौन इंटरप्रिटेट करता है, इसका अनुभव कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। और हमारा मस्तिष्क जो है, एक आवाज जो उत्पन्न हुई है और दूसरी आवाज के बीच में, ठीक है, जब तक 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा का समय अंतराल नहीं होगा, हमारा मस्तिष्क उन आवाजों को अलग अलग पहचान नहीं कर पाएगा। मतलब यह हो गया कि अगर दोनों आवाजें 0.1 सेकेंड से पहले पहले क्रिएट हो जा रही हैं, यानी एक आवाज क्रिएट की, फिर दूसरी आवाज भी 0.1 सेकेंड से पहले पहले आपके कानों तक पहुंच जा रही है, तो हमारा मस्तिष्क जो है उसे इंटरप्रेटेट नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, मिक्स कर देगा, वो उन चीजों को इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा कि बातें क्या कही जा रही हैं। तो अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है, समझिएगा, अगर आपको प्रतिध्वनि सुननी है, अगर प्रिया की आवाज, जो प्रिया की आवाज आपने निकाली है, वो प्रिया की आवाज, प्रिया आपके मुंह से निकली हुई प्रिया की आवाज फिर से स्पष्ट रूप से आपके कानों तक फिर से आ सके, फिर से आप उसे सुन सके, इको को स्पष्ट सुन सके, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ब्रेन है, जो आपने आवाज निकाली, ठीक है, और वापस जो आवाज आपके कानों तक पहुंची है, उसमें समयांतराल मिनिमम 0.1 सेकेंड से 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। अगर इससे पहले आवाज आ गई तो फिर वो प्रिया वाली आवाज मिक्स हो जाएगी, फिर हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेटेट नहीं कर पाएगा, उसका अनुभव नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा। तो मतलब यह है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, अगर सामान्य भाषा में मैं बात कहूं, तो हमारा जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इको सुनने के लिए, प्रिया की आवाज फिर से प्रिया स्पष्ट रूप से हमारे कानों के सुनने के लिए
पहली आवाज और दूसरी आवाज के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का वक्त होना चाहिए या उससे ज्यादा का वक्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि यह तभी पॉसिबल है क्योंकि 332 मीटर प्रति सेकंड, या हम लोग अगर 22 डिग्री सेल्सियस पर निकालें तो आपने जो यहां पे साउंड की जो आवाज देखी है, इससे पहले आपने ध्वनि की जो आवाज देखी है वो कौन सा 322 डिग्री सेल्सियस पर आपने, हाँ 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड आपने देखी है। तो तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कम से कम उतनी दूरी तय कर, मतलब जो अगर इस स्पीड से साउंड ध्वनि चल रही है तो कम से कम इतनी दूरी तय कर ले कि 0.1 सेकंड के बाद ही वो हमारे कानों तक पहुंचे, तभी हम वो स्पष्ट आवाज, वो प्रतिध्वनि हम सुन सकते हैं। ठीक है, यानी हमने जो मुंह से आवाज निकाली है प्रिया की, वो प्रिया की आवाज जाए कम से कम इतनी दूरी तय करे और फिर दूरी तय करके टकराकर हमारे कानों तक पहुंचे, जिसमें हमारे कानों पहली आवाज और दूसरी आवाज के बीच में 0.1 सेकंड का वक्त या उससे ज्यादा का वक्त लग सके। यानी इस आवाज के जाने तथा आने में जो है जो वक्त हो वो 0.1 सेकंड से ज्यादा का हो या 0.1 सेकंड का कम से कम होना ही चाहिए, तभी हम वो प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। तो इसके लिए जो ध्वनि जो है जब आप निकालते हैं तो ध्वनि और परावर्तक सोर्स, ध्वनि जो आपने निकाली है वो परावर्तक सोर्स से टकराए और वापस आए तो कम से कम जो है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आने में जो समय, जो दूरी तय करेगी जो आवाज, यानी 0.1 सेकंड के बाद में वो आवाज आए, तो उसके लिए मिनिमम जो दूरी तय करेगी हमारी ध्वनि वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर होनी चाहिए। मतलब 17.2 मीटर जाए, 17.2 मीटर वापस आए, तो ध्वनि की चाल से अगर ये चलेगी तो इस हिसाब से 0.1 सेकंड के बाद ही हमारे कानों तक पहुंचेगी और तभी हमारा ब्रेन इसको क्या कर पाएगा, इंटरप्रेट कर पाएगा, समझ पाएगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि हमारे और परावर्तक सतह के बीच में, ठीक है, परावर्तक सतह के बीच में मिनिमम, अगर आपको ई को सुनना है, प्रतिध्वनि सुननी है, तो मिनिमम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। यानी मेरी आवाज जब मैं क्रिएट करूंगा, प्रिया कहूंगा, तो प्रिया की ये जो प्रिया आवाज मैंने निकाली, ये आवाज जाए 17.2 मीटर, 17.2 मीटर वापस उससे टकराकर वापस आए, कान तक मेरे पहुंचे, और तब तक 0.1 सेकंड से ज्यादा का वक्त या 0.1 सेकंड का वक्त कंप्लीट हो चुका होगा और हमारा ब्रेन जो है फिर उसके बाद क्या करेगा, उस आवाज को स्पष्ट रूप से समझ पाएगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड यानी ये जो परावर्तित जो आवाज है वो असल में क्या कह रही है, ये कौन सी आवाज है। तो याद रखिएगा प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए कम से कम 17.2 मीटर की आवश्यक, आपके और परावर्तक सतह यानी आपके पहाड़ के बीच में, आपके और दीवार के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो 17.2 मीटर मिनिमम होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। यह बात मुझे लगता है पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, स्पष्ट हो गई होगी। अब यहां पर एक चीज इन्होंने बताई है कि वो तारों की उसमें, हाँ, बादलों की गड़गड़ाहट जो है वो कई बार परावर्तक पृष्ठों से टकरा कर हमारे पास आती है और बार बार, तो उसमें क्या होता है कि भाई कहीं पर हमारी पहाड़ी जगह पर वो हो रही है, बारिश हो रही है, तूफान वो आ रहा है, मतलब आवाजें उत्पन्न हो रही हैं बादल के गड़गड़ाने की, तो वो वहां के अलग अलग परावर्तक सतहों से, अलग अलग पहाड़ियों से टकराकर अलग अलग समय पर हमारे कानों में आती हैं। इस वजह से वो गड़गड़ाहट एक बार जो आसमान की जो आवाज होती है, गड़गड़ाहट की जो आवाज होती है, वो मल्टीपल टाइम हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन की तरीके से सुनाई पड़ती है। वही बात यहां पर नीचे कही है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात यहां पर करते हैं कि सर अनुरणन क्या होता है, अनुरणन क्या होता है। अब बात सीधी सी बात यहां पर यह हो गई कि अनुरणन की अगर बात की जाए तो अनुरणन दूसरी चीज होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है। लेकिन मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है और इसमें जो है आप बीच में खड़े हो गए। अब बीच में खड़े होकर आप चिल्ला रहे हैं प्रिया प्रिया, तो ये जो दीवार है, मान लीजिए ये 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा ये कमरा है। अब ये 17 तो यहां से जो आप आवाज निकालते हैं वो 17.2 मीटर की दूरी नहीं तय कर पाती, ये भी 17.2 मीटर की दूरी नहीं तय पाएगी, इधर भी 17.2 मीटर की दूरी नहीं तय कर पाएगी। तो ये आवाज बहुत जल्दी जल्दी वापस आपके कानों तक आएगी। आपने प्रिया कहा तो फिर क्या होगा, ये प्रिया वाली आवाज जल्दी से टकरा कर यहां वापस, यहां फिर वापस, ऊपर से वापस, नीचे से वापस। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बहुत सारी रिफ्लेक्टेड साउंड आपको
कम समय में जल्दी जल्दी सुनाई पड़ती हैं, जिससे कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि वो गूंजने लगती है आवाज, लेकिन स्पष्ट रूप से, जैसे कि वहां पे पहाड़ों पे हम सुन रहे थे, आपके इको में सुन रहे थे कि आपने प्रिया कहा तो थोड़ी देर के बाद प्रिया स्पष्ट रूप से जो वो रिफ्लेक्टेड साउंड हुई स्पष्ट सुनाई पड़ी। यहां पर स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल कई बार परावर्तन होता है, और इसकी वजह से और जल्दी जल्दी होता है, तो इससे क्या होता है, सारी ध्वनियां क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, और हमारा ब्रेन इसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, और इसी को हम लोग अनुरणन कहते हैं। ठीक है, रिवर्बरेशन इंग्लिश में कहा जाता है, इसे कहा जाता है। तो वही बात कही कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े, या बारंबार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होती है अनुरणन कहलाता है। तो किसी सभा या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अब मान लीजिए किसी कॉन्सर्ट हॉल है, ठीक है, कोई भी कॉन्सर्ट हॉल है, या मेरा मान लीजिए कि स्टूडियो है, तो अब क्या है कि बहुत छोटा सा है स्टूडियो, या बहुत एक फिल्म हॉल है बहुत छोटा सा है, यहां पर जो आवाजें उत्पन्न हो रही हैं वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, हर जगह से रिफ्लेक्ट होगी, बार बार वो आवाजें जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, तो मुझे कोई भी बात स्पष्ट सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो इससे क्या करें, तो फिर हम हॉल्स में, जो पिक्चर हॉल्स होते हैं या बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं, वहां पे यह अनुरणन होता है, जिसकी वजह से स्पष्ट आवाजें नहीं सुनाई पड़ती हैं। तो उसके लिए क्या की जाती है, कॉन्सर्ट हॉल, पिक्चर हॉल या स्टूडियो, उनके अंदर क्या किया जाता है, दीवालों पर क्या एक स्पेशल टाइल्स लगाई जाती हैं, स्पेशल गत्ते लगाए जाते हैं, स्पेशल जो है वो सिस्टम लगाया जाता है, जो क्या करता है कि मेरी जो आवाज है, ठीक है, जो निकल रही है, जो मल्टीपल दीवालों से टकरा रही है, उसको वो क्या करे, अवशोषित कर ले। तो वो स्पेशल जो टाइल्स लगी होती हैं या मोटे मोटे पर्दे जो हैं वो लगा दिए जाते हैं कॉन्सर्ट हॉल में या स्टूडियो में, या फिर जो है वो छोटे छोटे गत्ते डाल दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब मैं आवाज निकालता हूं तो ये आवाजें जाती हैं, और जाने के बाद ये जो स्पेशल टाइल्स लगाई गई हैं जो कि साउंड को ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं, ये टाइल्स उन सारी ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। स्पेशल टाइल्स या जो दीवार पर मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते हैं वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक नहीं जाती हैं, और फिर मैं जो बात या जो भी वक्ता होता है, जो भी बातें आपसे कहता है, वो सीधे मुंह से निकलकर वो सीधे आपके कानों तक जाती हैं, आपको बात स्पष्ट हो जाती है। लेकिन वही अगर पर्दे ना लगे होते, स्पेशल टाइल्स ना लगाई गई होती, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता कि जो वक्ता बोल रहा है, जो चीजें बोल रहा है, वहां पे पता लगा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके श्रोता को सुनाई पड़ती, जिससे कि श्रोता उसकी बात को समझ ही नहीं पाता। तो इसी वजह से अब कोई भी कॉन्सर्ट हॉल हो, कोई भी पिक्चर हॉल हो, कोई भी स्टूडियो हो, वहां पर क्या किया जाता है, इसी अनुरणन को रोकने के लिए, रिवर्बरेशन को रोकने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते हैं, जमीन पर भी मोटी मोटी सी कालीन या उस तरीके का सिस्टम बिछाया जाता है, दीवालों पर स्पेशल टाइल्स लगाई जाती हैं, जो कि क्या करें, ध्वनि को अवशोषित कर सकें। तो यह बात आपको स्पष्ट हो गई। तो दीवारों पर ध्वनि के अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगाए होते हैं। सीटों के पदार्थों को चुनाव इसके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल में। तो यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब बात करते हैं सर कि ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, यानी कि अब इसमें यह बात आपको याद करने वाली है, यह बात आपको रटने वाली है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि जो बहुल परावर्तन होता है, यानी ध्वनि का जो बारंबार परावर्तन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, वो किन किन जगहों पर यूज होता है, कहां कहां पर यूज होता है, यह जरूर याद रखिएगा। इनका अनुप्रयोग कहां कहां पर होता है, तो याद रखिएगा ध्वनि के परावर्तन का या बहुल परावर्तन का उपयोग मेगाफोन में होता है या लाउड स्पीकर में होता है। लाउड स्पीकर में, मेगाफोन में ही यही जो बार बार परावर्तन कराकर ही आवाज को गुंजाया जाता है। तभी कहते हैं वो, तभी ऐसे लेकर वो करते हैं ना कि हजरात हजरात हजरात, ठीक है, उस तरीके से आपने देखा होगा, गैंग ऑफ वासेपुर में आपको दिखाई पड़ा होगा, हजरात हजरात हजरात, तो वो आवाज गूंज रही है, सबके घरों तक पहुंच जा रही है। तो उसमें, तो लाउड स्पीकर में, मेगाफोन में एग्जैक्टली बहुल परिवर्तन या बहुल परावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। हार्न का में यूज किया जाता है, थ्रू में यूज किया जाता है, शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों में इसका इस तरीके के मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज जो है वो कहां पर किया जाता है, स्टेथोस्कोप में, जो डॉक्टर जो है जिसकी मदद से बच्चे का या हम लोगों के सीने में जो भी चीजें चल रही होती है, दिल की धड़कनों को सुनने का काम करते हैं, तो स्टेथोस्कोप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। फिर उसके बाद और कहां इसका यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, इसी वजह से बनाई जाती हैं जिससे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो सही तरीके से, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो
क्या हो, इस तरीके से ना होने पाए और स्पष्ट आवाजें हमें सुनाई पड़े, तो इसलिए कॉन्सर्ट हाउस, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतों को वक्राकार बनाया जाता है। ठीक है, वक्राकार बनाया जाता है। श्रव्यता का परिसर, श्रव्यता का परिसर, हाँ अब ये नेक्स्ट आता है श्रव्यता का परिसर, यानी कि जो हमें आवाजें सुनाई पड़ती हैं वो किस कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की होती हैं। ठीक है, किस आवृत्ति की होती हैं वो आवाज़ें जो हमें सुनाई पड़ती हैं। तो याद रखिएगा कि इसको बिल्कुल यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरीके से करके मैं पूरी बात आपको समझा देता हूं। तो याद रखिएगा कि जो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम की आवाजें, और एक होती है 20,000 हर्ट्ज तक की आवाजें। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये फ्रीक्वेंसी यानी ये आवृत्तियों की आवाजें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली आवाजें, ये क्या होती हैं, हम इन्हें, ये श्रव्यता का हमारा परिसर होता है, मतलब ये हमारी श्रव्य होती हैं। ठीक है, यानी ये हमारे कानों को सुनाई पड़ती हैं, हमारे कान इसे महसूस, इसे अनुभव करते हैं, हमारा ब्रेन इनको इंटरप्रिटेट कर पाता है। ठीक है, तो जो हमारे श्रव्यता का परिसर है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, यानी हमें आवाजें जो सुनाई पड़ती हैं वो वैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ऐसी आवृत्ति वाली ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। तो ये श्रव्य तरंगें होती हैं। क्या होती हैं? श्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक है, यह श्रव्य ध्वनि होती है, जो श्रव्यता का परिसर भी इसे कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती हैं, इन्हें हम लोग अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। याद रखिएगा, इनको उत्पन्न कौन करता है? इनको उत्पन्न कौन करता है? तो याद रखिएगा, इनको उत्पन्न बड़ी बड़ी चीजें, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर ज्वाल वो हो रहा है, मतलब अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, कहीं पर भूकंप आ रहा है। ठीक है, भूकंप आ रहा है, तो भूकंप से सुनामी जहां पे उत्पन्न हो रही है वहां पर, या फिर ऐसी जो भी प्राकृतिक जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, ठीक है, ज्वालामुखी सुनामी, या फिर बड़े बड़े जानवर जैसे कि आपके वेल जो मछली होती है, वेल मछली होती है, राइनो जो होते हैं, यानी बड़े बड़े जानवर। ठीक है, बड़े बड़े जानवर या बड़े बड़े जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वहीं पर यह उत्पन्न होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज। ठीक है, वहां पर उत्पन्न होती है। सुन कौन पाता है? सुन पाते हैं छोटे छोटे जानवर, यानी कि चूहे सुन पाते हैं इन्हें। ठीक है, कुत्ते सुन पाते हैं इन्हें, बिल्ली सुन पाती हैं इन्हें। ठीक है, और जो अभी नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु, तो वो नवजात शिशु सुन पाते हैं इन आवाजों को जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, जिन्हें अपश्रव्य तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो उत्पन्न होती हैं बड़े चीजों द्वारा और सुनाई पड़ते हैं छोटे छोटे जानवरों को या नवजात शिशु को ये सुनाई पड़ती हैं, ये अपश्रव्य तरंगे सुनाई पड़ती हैं। इसी वजह से ज्वालामुखी जब विस्फोट होने वाला होता है या सुनामी या भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाएं होने वाली होती हैं, तो जो जानवर होते हैं वो पहले से ही उनको समझ में आने लगता है और इधर उधर भागकर वो अपनी जगह तलाश लेते हैं, जबकि हम मानो उसको नहीं सुन पाते हैं। तो इस वजह से हम लोग उसका पता भी नहीं लगा पाते और डिजास्टर होने के बाद ही हमें पता लगता है। तो ये हो गई अपश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, पराश्रव्य तरंगे। अब ये जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं ये विभिन्न तरीकों से उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे कि की जा सकती हैं, और अगर कोई जानवर इसको उत्पन्न करता है तो इसमें आ जाता है चमगादड़, बहुत मशहूर है। तो चमगादड़ इसे उत्पन्न करता है। चमगादड़ लगभग 40,000 से ऊपर की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके अपने शिकार को ढूंढने का काम करता है। ठीक है, तो चमगादड़ इसको ये उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसका अनुप्रयोग बहुत ज्यादा है, ये पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग बहुत ज्यादा है, इसका यूज बहुत ज्यादा। तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, बहुत सारी मशीनों से उत्पन्न की जाती हैं, बहुत सारी स्पेशल मशीनें होती हैं जो पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती हैं, तो उनके अनुप्रयोग बहुत ज्यादा है, यानी कि इनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और इन एप्लीकेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका एप्लीकेशन क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यहां पर। तो पराश्रव्य तरंगों के पराध्वनि या पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं उनका उपयोग कहां पर होता है? तो सीधी सी बात है कि इनको आपके जो कोई सर्पील, मतलब ये वहां पर उत्पन्न की जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ये वहां के जहां पर भी पड़ती हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा से वहां के कणों को हिला देती हैं। तो वहां पे कहीं पर भी अगर सफाई करना होगा, जैसे कि बड़े बड़े होटलों में बर्तनों की सफाई होती है, तो बर्तनों की सफाई होती है, या सर्पिलाकार नलियों की सफाई होती है जिसे आसानी से साफ नहीं किया जा सकता, विषम आकार के जो कल पुर्जे होते हैं उनकी सफाई होती है,
है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की जो सफाई होती है वो इन पराध्वनि यानी पराश्रव्य तरंगों द्वारा की जा सकती है, ठीक है, की जा सकती है। इसके अलावा जो है धूल, चिकनाई, गंदगी के कण को अलग अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है और आपको पता है जितनी ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, और उस ऊर्जा की वजह से ही चीजें आसानी से वहां के वो ऊर्जा जब माध्यम में पड़ती है तो उस माध्यम के कणों को हिला के रख देती है और वो माध्यम के कण अपनी जगह से हिलकर अलग हो जाते हैं और वहां पर आसानी से सफाई हो जाती है। तो गंदगी के कणों पर पड़ेगी तो गंदगी के कण जो है वो वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करके अपनी जगह से हिल जाएंगे और फिर वहां पे वो जगह साफ हो जाएगी। तो इस तरीके से होगा। पराध्वनिक ध्वनि का उपयोग जो है धातु के ब्लॉकों के दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि लोहे की अगर दीवार है तो उसके अंदर अगर कोई दरार वगैरह पड़ गई है तो उसका पता करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। बड़े धात्विक घटकों जैसे बड़े बड़े भवनों, पुलों तथा मशीनों में इनका यूज किया जाता है। वहां पर जो भी चीजें हैं वहां पर यूज किया जाता है, मतलब वहां पर जो अगर कोई भी मतलब दरारें पड़ गई हैं तो उनका पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो है वो इकोकार्डियोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। पराध्वनि तरंगों का यूज जो है वो किस में किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी, दिल की इकोकार्डियोग्राफी में किया जाता है। हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। वहां पर यूज किया जाता है, यानी दिल के बारे में पता करने के लिए, दिल में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, हृदय में होने वाली बीमारियां, उनको करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी का यूज किया जाता है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा पराध्वनि का जो यूज होता है वो कहां पर किया जाता है? आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। याद होगा आप लोगों को कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, पेट का, फेफड़े का, बॉडी के अलग अलग पार्ट का जो अल्ट्रासाउंड होता है, तो वो अल्ट्रासाउंड भी जो है उसमें भी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है, पराध्वनि का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीनों में यूज किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीनों में इनका यूज किया जाता है। फिर और कहां पे यूज किया जाता है? शरीर के अंदर जो है वो हाँ, साथ ही साथ ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती, वही अल्ट्रासोनोग्राफी, वही बात जो है उन्होंने समझाई है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गुर्दे के अंदर जो मौजूद जो छोटी पथरियाँ होती हैं उनको तोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है। गुर्दे की पथरियों को तोड़ने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बड़ी पथरी है उसको तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में, जैसे कि वो मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकल आए, तो गुर्दे की छोटी पथरियों को तोड़ने में, बारीक कणों में तोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं और भी बता देता हूं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा जो है जो पराध्वनि होती है उसका उपयोग जो है वो कहां पर किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है आपके दांतों की सफाई में। दांतों के डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासोनिक मशीनें होती हैं उसकी मदद से आपके दांतों की सफाई करते हैं, तो दांतों की सफाई में यूज किया जाता है। इसके अलावा कहां पे यूज किया जाता है? कभी कभी मच्छरों या छोटे छोटे कीड़ों को भगाने में भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी मशीनें आती हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालती हैं, जिससे ये छोटे छोटे जानवर जो हैं फिर पास नहीं आते, वो भाग जाते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। और कहां यूज किया जाता है? एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर, एक होता है सोनार सिस्टम, ठीक है। सोनार सिस्टम क्या होता है कि जब समुद्र के जो जहाज होते हैं जब पानी में चलते हैं तो पानी के नीचे पनडुब्बियां मौजूद हैं, ठीक है, जो इसको खतरा, उसके लिए खतरा है समुद्री जहाजों के लिए, या बड़ी बड़ी मछलियां जहां पर मौजूद हैं, या कहीं पर मान लीजिए कोई खजाना समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, तो पनडुब्बियों का, मछलियों का, खजानों का पता लगाने के लिए क्या होता है? सोनार सिस्टम यूज होता है। और यह सोनार सिस्टम साउंड वेव यानी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करता है। पराश्रव्य तरंगें, ठीक है, या पराध्वनि जो है इन सब चीजों से टकराती हैं, टकराकर वापस आती हैं, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई सब पता हो जाती है। तो याद रखिएगा, समुद्री जहाजों में सोनार सिस्टम का उपयोग किया जाता है पनडुब्बियों का पता लगाने, मछलियों का पता लगाने, ठीक है, साथ ही साथ उसके तलहटी की गहराई का पता करने में सोनार सिस्टम का यूज किया जाता है। वहां पर भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं। सोनार सिस्टम का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नोट कर लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या फुल फॉर्म होता है सोनार का? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसमें भी हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग या अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई होंगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और भी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो जिन्होंने नहीं कंप्लीट की वो अच्छे से कंप्लीट कर लें। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और भी अच्छी बातें समझेंगे, पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।